नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल। इस वीडियो में हम जानेंगे आदिकाल की परिभाषा, इसका नामकरण और इसकी प्रमुख विशेषताएं। अगर आप BA हिंदी ऑनर्स, B.Ed या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल की परिभाषा। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण आदिकाल के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में रचित काव्य रचनाएं राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और समाज की विविध स्थितियों को उजागर करती है। इस काल की अधिकांश रचनाएं मौखिक रूप में प्रचलित थी, जिसने आगे के साहित्य को एक दिशा प्रदान की। यानी हिंदी साहित्य की जो शुरुआत थी वो आदिकाल से मानी जाती है। इसमें राजा, योद्धा और युद्ध की कहानियाँ सुनाई जाती थी। हिंदी साहित्य के उस प्रारंभिक विकास काल को आदिकाल कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से वीर गाथात्मक काव्य की रचना हुई और साहित्य का स्वरूप मौखिक परंपरा पर आधारित था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि उस समय की रचनाएं मौखिक रूप में उपलब्ध थी। उस समय कविताएं बहादुरी, युद्ध और वीरता के बारे में होती थी और इसमें राजा, योद्धा और युद्ध की कहानियाँ सुनाई जाती थी। यह काल हिंदी साहित्य का आधारशिला माना जाता है। क्योंकि इसी काल हिंदी साहित्य की नींव रखी गई थी, इसीलिए हिंदी साहित्य का आधारशिला माना जाता है। इस काल की रचनाएं सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ी थी। उस समय की कविताएं या रचनाएं सिर्फ राजा या युद्ध के बारे में नहीं थी, वे लोगों के जीवन, समाज की समस्याओं और उस समय की घटनाओं को भी दिखाती है। प्रमुख उद्देश्य था वीरता और धार्मिक आदर्शों का प्रचार। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल की समय सीमा लगभग 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक मानी जाती है। चाहे इसके नामकरण की बात हो या काल विभाजन की, आदिकाल को लेकर इतिहासकारों व विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद मिलते हैं। जब लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते या पढ़ते हैं तो हमेशा कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद या बहस होती है, जैसे कब कौन सा काल शुरू हुआ, नाम क्या रखा जाए, कवियों और राजाओं की पहचान आदि। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम सुझाए हैं, जो इस प्रकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी है। इस काल का जो नाम पड़ा उसके समर्थक में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे और कुछ साहित्यकार थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, जैसे डॉक्टर नागेंद्र। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण कवियों को ध्यान में रखकर चारण काल कहा है। इस समय की अधिकांश रचनाएं चारण कवियों द्वारा लिखी गई थी। इन कवियों का काम था राजाओं की बहादुरी का बखान करना, युद्धों की कथाएं सुनाना। इस वजह से कुछ विद्वानों ने कहा यह काल चारण कवियों से भरा हुआ, इसीलिए इसे चारण काल कहा जाना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जॉर्ज ग्रियर्सन की तरह ही इस काल को चारण काल कहा, साथ ही उन्होंने इससे संधि काल की भी संज्ञा दी। वीर रस की प्रधानता। इस काल की कविताओं में वीरता और युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है, क्योंकि कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। यानी कविताओं में राजाओं और वीरों के पराक्रम का वर्णन किया जाता था, इसीलिए इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवियों ने अपने राजाओं की खूब प्रशंसा की, उन्हें देवता तुल्य दिखाया, जैसे रामकृष्ण नल से भी बढ़कर, जिससे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। कवियों ने जिन राजाओं या वीरों का आश्रय लिया था उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की गई, इसीलिए आदिकालीन काव्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। श्रृंगार रस का समावेश। वीर रस के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का वर्णन श्रृंगार रस भी मिलता है, खासकर राजाओं के प्रेम प्रसंगों का विलासिता के वर्णन में। मतलब वीरता और युद्ध के साथ साथ रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य और नायक नायिका के भाव भी आए, यानी केवल तलवार और युद्ध नहीं, प्रेम और आकर्षण भी दिखाया गया। धार्मिकता और आध्यात्मिकता। सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं में धार्मिकता, दर्शन और लोक जीवन से प्रेरित सामग्री मिलती है। सिद्धनाथ और जैन कवि सिर्फ युद्ध या वीरता की बात नहीं करते थे, उनकी रचनाओं में धर्म की बातें जैसे मोक्ष, साधना, नैतिक जीवन के बारे में लिखा जाता था। दर्शन में जैसे जीवन क्या है, संसार क्या है, सत्य क्या है, इन सब के बारे में, और आम लोगों के जीवन जैसे गरीबी और रोज़मर्रा की समस्याओं के बारे में भी देखने को मिलती है। भाषा की विविधता। प्राकृत
अभ्रंश डिंगल राजस्थानी मिश्रित और पिंगल ब्रज मिश्रित जैसी लोक भाषाओं का प्रयोग हुआ जो हिंदी के प्रारंभिक रूप को दर्शाती है। उस समय की रचनाएं संस्कृत जैसी कठिन भाषा में नहीं थी। कवियों ने आम लोगों की बोलचाल की भाषाएं इस्तेमाल की, जैसे प्राकृत, अभ्रंश, डिंगल और पिंगल। ये भाषाएं आगे चलकर आधुनिक हिंदी के बनने की शुरुआत अवस्था में थी। हिंदी उस समय पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, बल्कि लोक भाषा के रूप में मौजूद थी, जो बाद में हिंदी बनी। ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण। वीर गाथाओं में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन कवियों ने कल्पना का सहारा लेकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जिससे तथ्यात्मकता कम हो गई। यानी रचनाओं में वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं और पात्र लिए तो गए, लेकिन कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। इसीलिए ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण भी दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की प्रधानता, धार्मिक और दार्शनिक विचार, लोक जीवन का चित्रण तथा प्राकृत, अभ्रंश, डिंगल, पिंगल जैसी लोक भाषाओं का प्रयोग मिलता है। इसी कारण इसे हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। आशा है कि आपको यह विषय समझ आया होगा। वीडियो